स्वागत है आपका एक बार फिर से विलायत न्यूज़ पर। आइए शुरू करते हैं दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने का हमारा प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। रोजाना की तरह आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्विटर पर जमकर ट्रेंड हुआ वीआर यमन। आजाद भारतीय पत्रकारों ने भी की सऊदी की आलोचना, लेकिन गोदी मीडिया ने हमेशा की तरह किया अत्याचारियों का समर्थन। रेलवे भर्ती परीक्षा रिजल्ट पर क्यों हुआ प्रदर्शन, क्यों नाराज हैं स्टूडेंट्स, जानेंगे आज की रिपोर्ट में। इराकी वायुसेना ने आईएसआईएस के ठिकानों पर की बमबारी। इराकी प्रधानमंत्री ने कहा दाइश को सजा मिलकर ही रहेगी। ईरान सहित कई देशों में लहराया गया तिरंगा। भारत पर विदेशों से शुभकामनाओं की बौछार। आइए आज खबरों की शुरुआत करते हैं भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों में स्टूडेंट्स की रेलवे भर्ती परीक्षा रिजल्ट पर जारी नाराजगी से। आरआरबी एनटीपीसी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा, इस परीक्षा में अलग अलग पे ग्रेड पर करीब 35,000 नौकरियों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। इन नौकरियों के लिए 2019 में आवेदन मांगे गए थे और उसी वर्ष सितंबर में इसकी परीक्षा होनी थी, लेकिन इसमें देरी हुई और टलते टलते बाद में दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 के बीच लगभग 7 महीनों के बीच देश भर में इस भर्ती के लिए पहले चरण की परीक्षा हुई और उस परीक्षा के नतीजे 14 जनवरी 2022 को घोषित किए गए। अब इसके दूसरे चरण की परीक्षा 15 फरवरी 2022 को होनी थी, लेकिन अब इन प्रदर्शनों की वजह से इस परीक्षा को भी आगे बढ़ा दिया गया है। ग्रुप सी लेवल 1 इस परीक्षा के लिए भी साल 2019 में करीब 1 लाख नौकरियों के लिए आवेदन मांगे गए थे और करीब 1 करोड़ 15 लाख आवेदन आ गए, जिसकी वजह से फिलहाल इसके लिए एक भी चरण की परीक्षा नहीं हो पाई है। रेलवे का कहना है कि कम पद पर बहुत अधिक आवेदन आ जाने की वजह से दिक्कत बढ़ गई। इस परेशानी से निपटने के लिए रेलवे ने इस कैटेगरी की परीक्षा को 2 चरणों में करवाने का फैसला किया था। पहले चरण की परीक्षा 23 फरवरी को होने वाली थी, जिसे भी अब आगे के लिए टाल दिया गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड के आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के पहले चरण के रिजल्ट से उत्तर प्रदेश और बिहार के स्टूडेंट्स नाराज हैं। रिजल्ट के विरोध में उत्तर प्रदेश और बिहार में कई जगह प्रदर्शन हुए हैं। इन प्रदर्शनों में ट्रेन को आग लगाई गई है और पटरियों पर धरना प्रदर्शन हुआ है। रेलवे का कहना है कि उनको इस वजह से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हैं जिनमें पुलिस छात्रों पर लाठीचार्ज करते देखी जा सकती है। भगवान कसम किसी को नहीं मारे। देखिए कैसे बल का प्रयोग हो रहा है। स्टूडेंट्स आप देखिए, ये आंसू बम भी छोड़ रहे हैं, आंसू बम है और सभी छात्र को भगा चुके हैं। वहां पे देखिए आंसू गैस का इस्तेमाल हो रहा है। रेल मंत्रालय ने मंगलवार को कहा था कि रिजल्ट को लेकर हंगामा करने वाले छात्रों की पहचान वीडियो रिकॉर्डिंग से की जाएगी और उन्हें कभी भी रेलवे में नौकरी नहीं दी जाएगी। जिस बात को लेकर विवाद है वो ये है कि देश भर में रेलवे में भर्ती के लिए 21 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं। इनका काम रेलवे में भर्ती से जुड़ी परीक्षाओं का आयोजन करना है। जिन परीक्षाओं को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्रों में रोष है वो 2 परीक्षाएं हैं जिनके बारे में छात्रों को जानकारी एक विज्ञापन के जरिए मिली थी और दोनों परीक्षाओं से जुड़ी नाराजगी भी अलग अलग है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में कुछ पदों के लिए आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास है, जबकि कुछ के लिए ग्रेजुएशन है। ये पद पे ग्रेड के हिसाब से अलग अलग लेवल में बांटे गए हैं। इस परीक्षा के जरिए लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक की नियुक्तियां होनी थीं, लेकिन ग्रेजुएशन पास छात्रों ने लेवल 2 की नौकरियों के लिए भी आवेदन किया है। इस वजह से 12वीं पास छात्रों को लगता है कि उनको नौकरी मिलने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तकनीकी तौर पर ऐसा करने के लिए किसी को मना नहीं किया जा सकता। इसमें एक दूसरी प्रॉब्लम भी है। रेलवे ने जब विज्ञापन निकाला था तब पहले चरण की परीक्षा में कुल रिक्त पदों के 20 गुना छात्रों को पास करने की बात कही थी,
ताकि दूसरे चरण में ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को मौका मिल पाए। बिहार में छात्रों का प्रदर्शन इस बात को लेकर है कि रेलवे ने छात्रों को उनके आवेदन के हिसाब से रोल नंबर के अनुसार गिना है, जबकि छात्रों का कहना है कि उसे एक अभ्यर्थी ही गिना जाना चाहिए, यानी उनकी मांग 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट जारी करने की है। छात्रों की दलील है कि ऐसा करने से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। छात्रों का दावा है कि अब जो रिजल्ट रेलवे ने जारी किया है वो वास्तविकता में मात्र 10 गुना रिजल्ट ही है। ग्रुप सी लेवल 1 परीक्षा अब 2 चरणों में होगी। रेलवे ने 24 जनवरी 2022 को ये फैसला लिया है। इस वजह से छात्रों की नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ गई है। दरअसल कुछ छात्रों का दावा है कि ये बहुत कम सैलरी वाली पोस्ट हैं। रेलवे की ये भर्ती परीक्षा 4 साल बाद निकली हैं और उसमें भी आवेदन देने और परीक्षा होने के बीच 2 साल का वक्त गुजर चुका है। छात्रों का कहना है कि 2 साल पहले ये बात बता दी गई होती तो तैयारी के लिए छात्रों को वक्त मिल जाता। सवाल ये है कि प्रदर्शन सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहे हैं। दरअसल ये परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी, लेकिन बिहार यूपी में रेलवे और सरकारी नौकरियों का क्रेज़ ज़्यादा है। शायद यही वजह है कि इन्हीं 2 प्रदेशों में ज़्यादा विरोध हो रहा है। बहरहाल छात्रों के प्रदर्शन की वजह से अब दोनों ही परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ा दी गई है और एक कमेटी का गठन किया गया है। छात्र अपनी शिकायतें और सुझाव कमेटी के सामने 16 फरवरी तक रख सकते हैं। अगली खबर में बात करेंगे इराक की, जहां इराकी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने देश के उत्तरी प्रांतों में आईसिस के ठिकानों पर बमबारी की है। ईरान प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सलाहुद्दीन प्रांत में आईसिस के गुप्त ठिकानों पर बमबारी की है, जिसके नतीजे में आईएसआईएस के कई आतंकवादी मारे गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में आईसिस के 4 गुप्त ठिकाने नष्ट किए गए हैं। इराक और सीरिया में आईसिस की हार के बाद से अमेरिकी सेना आतंकी समूह के सदस्यों को अपनी निगरानी में एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। आईएसआईएस के खिलाफ जंग में अहम भूमिका निभाने वाले शहीद जनरल कासिम सुलेमानी ने 2017 में आईएसआईएस की हार का ऐलान किया था, लेकिन इस आतंकी गुट के वो आतंकवादी जो फरार होने में कामयाब हो गए थे और अमेरिकी सेना की देखरेख में छुप गए थे, अब दोबारा सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और समय समय पर इराकी लोगों और सुरक्षा कर्मियों पर हमला करते रहते हैं। इराकी सेना और पीपल्स वॉलंटियर फोर्स हश्द-उश-शाबी देश भर में शेष आईएसआईएस आतंकवादियों का पीछा कर रहे हैं। दूसरी तरफ इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल-काज़मी ने कहा है कि आतंकवादी गुट दाइश को अपनी आतंकी कार्रवाइयों का हिसाब देना होगा और उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। अल-काज़मी का कहना था कि दाइश के आतंकवादियों ने अब तक बहुत से प्रयास किए, लेकिन उनको नाकामी हाथ लगी। उन्होंने कहा कि वे लोग आगे भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इराक के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सेना दाइश की हर कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने इराक के सीमावर्ती लोगों से कहा कि वो उनको कभी नहीं भूलेंगे। सऊदी गठबंधन के हमलों के 8 साल होने के बाद आज यमनियों को खंडहरों और मलबे के बीच अपने प्रियजनों के शवों की तलाश है। यमनी लोगों के खिलाफ किए गए अपराध इतने गंभीर हैं कि यमनी बच्चे भी उसकी मार झेल रहे हैं और अब तक हज़ारों मासूम बच्चे शहीद हो चुके हैं। यमन पर सऊदी हमलों के बढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर व्यापक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जहां लोगों ने लिखा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी के साए में इन अपराधों की कड़ी निंदा करते हैं। #WeAreYemen के तहत सोशल मीडिया यूज़र्स ने बहरैन और लेबनान में हैशटैग को नंबर 1 बनाया। गौरतलब है कि यमन सऊदी गठबंधनों द्वारा थोपी गई जंग के सबसे ख़तरनाक दौर का सामना कर रहा है। यमनियों की तरफ से हर मोर्चे पर हार मिलने के बाद बौखलाए सऊदी और यूएई जमकर बेगुनाह लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं। सऊदी गठबंधन ने सऊदा और अल हुदैदा में यमनी आवासीय क्षेत्रों और बुनियादी ढांचों पर हमला बोल रखा है। सऊदा में एक जेल पर गठबंधन के हवाई हमलों में 80 से अधिक लोग मारे गए थे और 300 लोग घायल हुए और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यमनी प्रेसिडेंसी के कार्यालय ने सऊदी गठबंधन की हालिया आक्रामकता और सनआ, सआदा और अल हुदैदा में नागरिकों की हत्या की निंदा करते हुए कहा है कि सऊदी गठबंधन के इन हमलों को अरब देशों की इजराइल दोस्ती के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। कुछ इस्लामीय देशों में आतंकी घटनाएं और ख़ासकर यमन में हालिया हमलों में बढ़ोतरी
इजरायली राष्ट्रपति की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद हुई है। भारतीय पत्रकार राना अयूब ने शनिवार को ट्विटर पर लिखा, यमन का खून बह रहा है और खून के प्यासे सऊदियों को रोकने वाला कोई नहीं है। ये वे लोग हैं जो खुद को इस्लाम का रक्षक बताते हैं। एक मुस्लिम के तौर पर मैं शर्मिंदा हूँ कि ये दरिंदे पवित्र मस्जिद के रखवाले हैं। इस नरसंहार पर दुनिया चुप नहीं रह सकती। कल भारत ने अपना 73वां रिपब्लिक डे मनाया और इस अवसर पर कई देशों की तरफ से भारत को शुभकामना संदेश भी भेजे गए। ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका में भारतीय झंडा भी फहराया गया और इसी तरह ईरान, जापान, बांग्लादेश, कोलंबिया, भूटान, मालदीव, लाटविया और मेडागास्कर की तरफ से भारत को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं भी दी गईं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत को मिली शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी ने भारत को रिपब्लिक डे पर हिंदी में शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, मैं सभी भारतीयों को रिपब्लिक डे के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के लोगों और अपनी तरफ से भारत को शुभकामनाएं देते हुए खत लिखा है। इस खत में उन्होंने एक बार फिर भारत बांग्लादेश की दोस्ती का महत्व बताया और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारत को धन्यवाद दिया। बांग्लादेश में मौजूद भारतीय दूतावास ने शेख हसीना को शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है। यूएई में मौजूद भारतीय दूतावास में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने भारतीय समुदाय के साथ तिरंगा झंडा फहराया। कोविड-19 के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों की तरफ से दी गई विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में भी भारतीय दूतावास में तिरंगा झंडा फहराया गया और इसका ऑनलाइन प्रसारण भी किया गया। वहीं ईरानी राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने बुधवार को भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। ईरान के राष्ट्रपति ने अपने बधाई संदेश में लिखा कि इस्लामी रिपब्लिक ईरान और भारत एशिया के वो प्राचीन देश हैं जिन दोनों के बीच हमेशा दोस्ती रही है। ईरानी विदेश मंत्री अमीर हुसैन अब्दुल्लाहियान ने भी ट्वीट करके कहा है कि भारत में उनके सहयोगी एस जयशंकर और भारत गणराज्य की सरकार और जो लोग रिपब्लिक डे मना रहे हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। हम द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर व्यापक संबंधों के और विस्तार की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। जवाब में भारतीय विदेश मंत्री ने ट्वीट करके ईरानी विदेश मंत्री का आभार व्यक्त किया। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि अगली न्यूज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।